जो है अर्थव्यवस्था वो उत्तर प्रदेश की बने, उससे पहले ही कहीं नींव रखी थी एक जनपद एक उत्पाद की, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही रखी थी। और आज उसका नतीजा है कि जो परंपरागत उद्योग है, या जिनको हम एक प्रकार से कहते हैं जिनके हाथों में हुनर है, वो जो हुनर है उसकी किसी ने चिंता करी है और सही माने में चिंता करी, और उसको एक मिशन के रूप में उसको उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाया है। वो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ही बढ़ाया है। खाली भदोही की बात नहीं है कि मुझे याद है जब मैं बना था इस विभाग का मंत्री, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ नगर के अंदर वो जो चावल, काला नमक चावल है, उसके बारे में चिंता करो। जब कोविड का समय आया और चीन के साथ हमारी समस्याएं शुरू हुई, तो कहा इस दफे पूरी दिवाली के अंदर गौड़ी लक्ष्मी गणेश की कोई भी मूर्ति चाइना से नहीं आनी चाहिए। ये दिशा और मार्गदर्शन किसी ने दिया तो मुख्यमंत्री जी ने दिया, और वो संभव हुआ। उसके अंदर योजनाएं कैसे बननी चाहिए, उसके अंदर किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में बारीकी से हमें बताया, और हमारे डिपार्टमेंट ने, हम सब ने मिलकर उसको क्रियान्वित किया। आपको आश्चर्य होगा कि ये भी ओडीओपी में आता है, मगर वो सस्ता कैसे हो। जो मिट्टी का काम करते हैं उसके लिए माटी कला बोर्ड बने, जो मिट्टी का काम करते कुम्हार होते हैं उनके लिए मिट्टी कहां से आए, तो उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने योजना लेकर आए कि उसके लिए क्या करना चाहिए। जो तालाब है, गांव के अंदर तालाब है, जल संरक्षण भी होना चाहिए, और कहा आप लोग इसको ले, इसकी सफाई भी करें, इसकी मिट्टी भी निकालें, और ये मिट्टी आपको फ्री में रहेगी, इसको रखिए और इससे दिया बनाइए। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं अयोध्या होती है या दीप दिवाली होती है वाराणसी के अंदर, तो दिया कहीं और से नहीं आता, वो वहीं बनता है। वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के कारण ये आज संभव होती है, ओडीओपी के कारण ये संभव होती है। ये भी जो जगह है, ये जो एक्सपोर्ट मार्ट आज देख रहे हैं, भदोही आज का नहीं है। भदोही की कारपेट इंडस्ट्री आज की नहीं है। ये भदोही की कारपेट इंडस्ट्री शायद हम में से जो लोग पैदा नहीं हुए थे उस समय से चली आ रही है। यहाँ के जो लोग हैं उनके हाथों में हुनर है। भदोही से लगा हुआ मिर्जापुर, वहां हुनर है। हर जगह यहाँ पे आप देखेंगे कोई ना कोई घर के अंदर ये शिल्पकार बैठा हुआ है। ये जो परंपरागत उद्योग है ये कहीं ना कहीं खत्म भी होता जा रहा है। चाइना से आप देखो तो यही कारपेट चाइना से इसको आर्टिफिशियल वुल के नाम पे इसको बना बना के एक्सपोर्ट करने लगे और ये मार्केट जाती रही। मगर उसकी ब्रांडिंग हो, उसके लिए उद्योग जब हो, उसके लिए कहीं हम आगे बढ़े तो ओडीओपी के तहत इसके लिए एक एक्सपोर्ट मार्ट भी होना चाहिए। बाहर से लोग आए और यही एग्जीबिशन भदोही में ना जाके वाराणसी में लगती थी हर साल, वो यहीं पे लगे और सुंदर हो, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, जो एयर कंडीशन हो, यहाँ पे गेस्ट हाउस भी हो, यहाँ पे एग्जीबिशन हॉल भी हो, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए स्टाफ क्वार्टर्स भी हो। यहाँ पर खाली यही ना हो, यहाँ पे पूरे 12 महीने लोग आए तो दुकानें भी हों। ऐसी 90-95 दुकानें भी हैं, हमेशा चलता रहेगा। यहाँ पर एक होटल बनाने की भी अब व्यवस्था करी जा रही है, 5 स्टार होटल बने। यहाँ के अंदर अच्छे रेस्टोरेंट इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर तैयार हों, ये भी व्यवस्था करी जा रही है। तो एक इंटीग्रेटेड मैं कहूं एक्सपोर्ट मार्ट क्या होता है कारपेट का, वो आज भदोही में जिसका लोकार्पण हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।
मैं इतना ही कहूंगा कि कारपेट इंडस्ट्री जो है भदोही की, वो विश्व में जानी जाती है। आपके अंदर जो हुनर है और जो आपके अंदर कारीगरी है, उसका लोहा पूरे विश्व में माना जाता है। हम कहीं चूक गए। ओडीओपी के तहत और ओडीओपी के तहत जिस प्रकार से इसको मिशन के रूप में मुख्यमंत्री जी लेके जा रहे हैं, और जो उनकी कल्पना है कि विश्व में ये महामारी नहीं होती, किस प्रकार से एग्जीबिशन और लगे, उसके अंदर जो निर्यात नीति भी हम लोग लेकर आए हैं कि इसको मदद मिलेगी। और साथ ही साथ यही मदद नहीं मिलेगी, यहां पे जो आप लोग ऊल लेते हैं, जो वुल आता है वो अच्छे कारपेट के लिए आपके लिए आता है, वहां से न्यूजीलैंड से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है। हम लोगों ने यहां पर 2 कॉमन फैसिलिटी सेंटर तैयार कर रहे हैं। एक यहीं पे तैयार हो रहा है और एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर के ही तरह प्रयागराज के अंदर, वहां पर प्रयागराज के अंदर और कौशाम्बी के अंदर मिला के चलेंगे तो 5 से 6 लाख भेड़ पालक हैं। वो भेड़ पालक जो है वो कुछ करते नहीं है। उसके अंदर वो जो भेड़ पालक हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि उसके लिए भी एक पायलट प्रोजेक्ट बने, तो वहां पर भी एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसका अब शिलान्यास होने वाला है, जिसके लिए आग्रह मैं मुख्यमंत्री जी से समय लेके करूंगा। वहां पर 5 लाख जो भेड़ हैं, उनकी क्वालिटी किस प्रकार से अच्छी नस्ल और अच्छी बने, उसके जो वुल कैसे और अच्छा हो, उसकी फिर शेयरिंग करने के बाद वहां पर जो लुधियाना या राजस्थान से या जो पाकिस्तान से भी वुल आता है, उससे बेहतर कैसे बनेगा, उसकी व्यवस्था की जा रही है, जिससे 1 साल के अंदर आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से वुल नहीं मंगवाना पड़ेगा, आपको वो ही प्रयागराज और मिर्जापुर से ही मिल जाएगा। ऐसी व्यवस्था हम लोग आपके लिए स्थापित कर रहे हैं। किस प्रकार से किसी शासन ने या किसी सरकार ने चिंता करी है, वो खाली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने करी है, उनके मार्गदर्शन में की है। और इसी को कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। न धर्म देखा, न जाति देखी, मगर सबके लिए वो कार्य कर दिया। तो आज जो हम लोग के बीच में ये लोकार्पण हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। भदोही की जो कारपेट इंडस्ट्री नहीं, जो घर घर में एक उद्योग बैठा हुआ है, उद्यमी बैठे हुए हैं, जो शिल्पकार बैठे हुए हैं, आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए ये एक्सपोर्ट मार्ट खुला है। इसके लिए आप सभी को बधाई और माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से फिर मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकालकर इसका लोकार्पण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपने बिल्कुल सच कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी सोच का प्रतिफल है एक जनपद एक उत्पाद योजना, जिसने उद्यम को एक नई उड़ान दी और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान। एक जनपद एक उत्पाद इस योजना पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। तीन साल पहले एक जिद की उत्तर प्रदेश ने 75 जनपदों में चल रहे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की, छोटे परंपरागत उद्योगों को वैश्विक पहचान देने की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत यूपी के हजारों परंपरागत उद्योगों को सही पॉलिसी फ्रेमवर्क में ढालकर बड़ा बनाना था। इसके लिए कई पुराने तरीकों को बदला गया, कहीं हस्तशिल्प और बेहतरीन कारीगरी के उत्पादों की पहचान कर
अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के प्रयास हुए। कहीं डिजाइन पैकेजिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, टेस्टिंग फैसिलिटी और उत्पाद गुणवत्ता में सुधार लाए गए, तो कहीं सिंगल विंडो क्लियरेंस, इजी क्रेडिट एक्सेस, हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान किया गया। कहीं स्किल डेवलपमेंट और टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत ट्रेनिंग दी गई, तो कहीं ओडीओपी के तहत 20 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कहीं ओडीओपी के कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की मदद से डिजाइन बैंक, रॉ मटेरियल बैंक, सेल्स सपोर्ट ट्रेनिंग, स्किलिंग और पैकेजिंग को सपोर्ट दिया जा रहा है। इन सभी प्रयासों के चलते यूपी के लघु उद्योगों की क्षमता कई गुना बढ़ी और व्यापार क्षेत्र में अनेक संभावनाएं बनी। 40,000 हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को निःशुल्क टूल किट दिया जा रहा है। कुल 1.14 लाख करोड़ मूल्य में से 80% ओडीओपी उत्पाद एक्सपोर्ट किए गए हैं, जो कि विगत एक वर्ष में 28% बढ़ा है। साथ ही कुल 14 ओडीओपी उत्पाद जीआई उत्पादों के रूप में पंजीकृत हुए हैं। 10 नए ओडीओपी उत्पादों को जीआई पंजीकृत कराया जा रहा है। Amazon इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनएससी, पीएससी जैसे बड़े संगठनों से एमओयू साइन किए हैं। विश्व में उत्तर प्रदेश के ओडीओपी उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की ओर। तो आइए एक नई उड़ान भरते हैं, उत्तर प्रदेश की नई पहचान की कहानी लिखते हैं। एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम, नई उड़ान, नई पहचान। एक जनपद एक उत्पाद, नई उड़ान, नई पहचान। यूपी का हुनर अब आपके घर। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा भदोही के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इस कारपेट एक्सपो मार्ट के शुभारंभ के साथ ही 197.21 करोड़ की ये परियोजनाएं, जिसमें से 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 5 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। 197.21 करोड़ की ये परियोजनाएं, 10 परियोजनाएं जिनका लोकार्पण होगा और 5 परियोजनाएं जिनका शिलान्यास होगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन, पेयजल, गो संवर्धन, पशु चिकित्सा, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ी ये परियोजनाएं, शिलापट का अनावरण और इसी के साथ भदोही के विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ। हुनर की धरती भदोही को ये उपहार, ये तोहफा, एक बार जोरदार तालियां। और अब बारी है विकास का उद्घोष, विकास की ध्वनि तरंगित होती है। जहां भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आसीन होते हैं, विकास की तरंगें, उसकी गूंज सुनाई देती है। अब सभी ध्वनियों को विश्राम दे दें, जिससे हम आगे कार्यक्रम को ले चलें। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, आज विभिन्न योजनाओं में 500 लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। उन्हीं में से 11 लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा चेक और टूल किट दिया जाएगा। मैं लाभार्थियों के नाम ले रही हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो इन्हें चेक प्रदान करें। सबसे पहले एक जनपद एक उत्पाद योजना में कालीन निर्माण के लिए चेक दिया जा रहा है। मेजर्स आरुष ओवरसीज भदोही, प्रोप्राइटर श्री प्रभात बरनवाल, 180 लाख की धनराशि का चेक। तालियों की शुभकामनाओं का साथ मिलना चाहिए। श्री रमेश कुमार यादव जी, 40 लाख रुपए का चेक। तालियों का आशीर्वाद।
टीएन कलेक्शन के प्रोप्राइटर श्री नफीस अहमद 25 लाख रुपए का चेक। और इसके बाद मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के चेक दिए जाएंगे। सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ श्री प्रमोद कुमार मौर्य जी को फर्नीचर निर्माण के लिए 25 लाख का चेक। आप सबकी तालियों के बिना सब सूना लगता है। श्री सौरभ जायसवाल आयरन फैब्रिकेशन के लिए 25 लाख का चेक। और इसके बाद विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूल किट प्रदान किए जाएंगे। सबसे पहले सिलाई के लिए सुश्री नेहा यादव, समता चौरसिया सिलाई का टूल किट। आत्मीय संवाद और आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हलवाई श्री शिव कुमार बिंद। आपकी तालियों का आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए। एक जनपद एक उत्पाद के लिए कालीन बुनाई के लिए टूल किट दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रतीक स्वरूप यहाँ पर दिया जाएगा। श्री राजधर मौर्य जी, श्री फूलचंद यादव जी, सभी के लिए एक ढंग से ताली बजाइए जोरदार। राजेश कुमार जी, राजेश कुमार जी, श्री अशोक कुमार जी, सभी का जितने भी लाभार्थी हैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करिए, उनका उत्साह बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। संभावनाओं को तलाश कर एक सुदृढ़ व्यवहारिक कार्य योजना के रूप में उन संभावनाओं को परिणित कर उत्तर प्रदेश के विकास को तेज गति देके आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में संलग्न है माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। ये उन्हीं के सत प्रयास, प्रेरणा और मार्गदर्शन है कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की। कारपेट एक्सपो मार्ट भदोही के आज के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी, माननीय सांसद श्री रमेश चंद्र बिंद जी, माननीय विधायकगण सर्वेंद्रनाथ त्रिपाठी जी, श्री दीनानाथ भास्कर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास्तव जी, जिला के अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव जी, निर्यात प्रोत्साहन परिषद के श्री सिद्धनाथ सिंह जी,
अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम श्री नवनीत सहगल जी, भदोही के कारपेट उद्योग से जुड़े हुए सभी हमारे उद्यमीगण, हस्तशिल्पीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित शासन की विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए सभी लाभार्थीगण और भदोही के मेरे उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले भदोही जनपद को राज्य सरकार की ओर से कारपेट एक्सपो मार्ट के इस लोकार्पण के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। पिछले 1 वर्ष से हम लोग प्रतीक्षारत थे कि इस कार्यक्रम के साथ हम यहां पे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ करके इस जनपद के हस्तशिल्पियों का अभिनंदन कर सकूं, जिन्होंने अपने हुनर से इस जनपद को एक नई पहचान दिलाई है। वे सचमुच हमारे लिए अभिनंदनीय है। जिन लोगों ने एक समय में बिना किसी सरकारी सहयोग के, बिना किसी सरकारी प्रोत्साहन के अपने स्वयं के पुरुषार्थ और परिश्रम से न केवल भदोही जनपद को प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में भी एक स्थान दिलाया, ऐसे सभी हस्तशिल्पी, कारपेट उद्योग से जुड़े हुए जितने भी उद्यमी हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और इसीलिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। एक कोरोना कालखंड है। मार्च से लेकर के अब तक आज दिसंबर की अंतिम तिथि है। जब मैं 2019 में यहां आया था तब मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं शीघ्र आऊंगा, कारपेट एक्सपो मार्ट के उद्घाटन के लिए आऊंगा, लेकिन पिछले 9-10 महीनों से हम लोग केवल और केवल उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना से जूझते हुए, उससे लड़ते हुए और प्रदेश की 24 करोड़ जनता को सुरक्षित रखते हुए जो एक व्यापक कार्य योजना बना रहे थे, उसके कारण यहां पर चाहते हुए भी मैं कार्यक्रम नहीं दे पाया था। और इसीलिए मैंने जब इस विभाग के मंत्री से, इस विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, उन्होंने सहर्ष इस बारे में कहा कि ये तो हमारा तैयार है और हम लोग चाहते हैं कि कारपेट जगत से जुड़े हुए हमारे उद्यमियों के अभिनंदन का साक्षी एक कार्यक्रम बने। अगर प्रत्यक्ष उपस्थिति के माध्यम से कार्यक्रम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसलिए आज मैं विशेष रूप से आज यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के हस्तशिल्पियों को सम्मान देने के लिए आपके भदोही जनपद में आया हूं, जिन्होंने प्रदेश और देश को एक नई पहचान कारपेट के क्षेत्र में भदोही के माध्यम से दी है। भाइयों बहनों, बहुत बड़ा कार्य यहां के हस्तशिल्पियों ने किया है अपने हुनर के माध्यम से, और वह कार्य सचमुच अभिनंदनीय कार्य है। इस अभिनंदनीय कार्य के लिए जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए वह कम है, और उसी के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि इन हस्तशिल्पियों को और उन उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। सरकार हर प्रकार का सहयोग देने के लिए, आश्वासन देने के लिए यहां पर आपके बीच आई है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार ने जिस तत्परता के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा की, एक एक व्यक्ति की जान की कीमत को महत्व देते हुए हर एक व्यक्ति को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना और फिर उसके माध्यम से
उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम बनाए, उसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की बात हम सबको दी और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत में सहयोगी बन सके, इस दृष्टि से एक जनपद एक उत्पाद की यह अभिनव कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 2018 में उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ की थी। एक जनपद एक उत्पाद में अगर हमने वाराणसी के साड़ियों को स्थान दिया, तो भदोई के कालीन को भी हमने प्रदेश के अंदर एक जनपद एक उत्पाद में महत्व दिया, स्थान दिया। और भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज बहुत अभिनंदनीय हैं, वे सभी पूर्वज जिन्होंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान पीढ़ी के लिए आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया। वह था, यहां पे हर एक जनपद के पास अपनी एक विशिष्ट पहचान है और उस विशिष्ट पहचान ने अपने उस उत्पाद के माध्यम से जो विशिष्ट पहचान उस जनपद को दी, वह हमारी अनमोल धरोहर है। अनमोल धरोहर, किसी भी जिले में आप जाइए, वहां की अपनी एक पहचान बन जाती है। मैं मानता हूं भदोई जैसी हुनर हो सकता है किसी जिले में भले ही न हो, लेकिन वहां पे प्रकृति प्रदत्त कुछ ना कुछ ऐसा उपहार जरूर है जिसके माध्यम से लोग देश और दुनिया को कुछ दे रहे हैं। जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा कि सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है, ऐसे कौशाम्बी का अमरूद भी तो है। कौन नहीं जानता इसके बारे में? यानी आखिर यहां के किसानों ने भी तो किसी भी क्षेत्र में इससे पीछे नहीं हटने दिया। चंदौली का चावल, आज तो चंदौली का किसान एक ब्लैक चावल को भी लेके आ रहा है, ब्लैक राइस भी लेके आया है। बाजार में उसका दाम 700 रुपए तक मिल रहा है। यानी किसान हो, हस्तशिल्पी हो, युवा हो और समाज का कोई भी तबका, उसको प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करता हुआ यह कारपेट एक्सपो मार्ट अपने आप में इन सभी उद्यमियों और हस्तशिल्पियों का अभिनंदन करने के लिए आज यहां पर खड़ा है। इसलिए इसको लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और यहां पर तो एक साथ आए हैं इस जनपद के हम लोग, जहां यहां के उत्पाद को, यहां के प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए, इसको मार्केट देने के लिए जहां आए हैं, बाजार देने के लिए आए हैं, वहीं साथ ही साथ इसी बहाने यहां की विकास की योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास भी हो जा रहा है। हमारे सांसद, हमारे विधायक जी ने, श्री रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी ने, श्री दीनानाथ भास्कर जी ने, श्री रमेश चंद्र बिंद जी ने यहां के विकास के लिए जो कार्य योजना बनाई, कहीं सड़क, कहीं पुल, कहीं चिकित्सालय, कहीं विद्यालय, कहीं ITI, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं पर पशु चिकित्सालय, कहीं पेयजल की स्कीम, कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य जिससे यह भदोई जनपद जो यहां का परंपरागत हुनर है, इसके साथ साथ विकास की प्रक्रिया का हिस्सा भी बन सके। और विकास की प्रक्रिया के हिस्सा बनने के लिए ही लोकार्पण और शिलान्यास की इतनी योजनाओं को एक साथ, लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ भदोई जनपद को आज प्राप्त हो रहा है। भदोई के भाइयों बहनों, मैं इसके लिए अपने सांसद जी को, विधायक, दोनों लोकप्रिय विधायकों का हृदय से इन्हें बधाई देता हूं। आप सबको भी बधाई देते हुए आपका अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि यह कार्य करने में जनप्रतिनिधि इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि आपने इन्हें चुना, आपका जो समर्थन इन्हें है, इसलिए लखनऊ आकर के योजनाओं को इस धरातल पर बढ़ाने में सफल हो जाते हैं, विकास की प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ने में सफल हो जाते हैं, विकास में जनपद पिछड़ने न पाए, इसमें लोग सफल हो जाते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं
और उत्तर प्रदेश तो असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है, असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर हर घर में मिट्टी के दीप और गोबर के दीप जलाए गए। ये अब चीन से नहीं आए, यहीं के कारीगरों ने इसको बनाया, पैसा भी यहीं गया, उसके जीवन में खुशहाली आई। और जब अब मिट्टी और गाय के गोबर से बने हुए दीप जब घर घर में चले तो लक्ष्मी गणेश जी का प्राकट्य स्वयं हर घर में हो गया, इसलिए तो खुशहाली आ रही है। आपने देखा होगा दीपावली के दिन अयोध्या में 7 लाख से अधिक दीप जले हैं और वाराणसी ने तो देव दीपावली में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 30 लाख से अधिक दीप एक साथ जला करके काशी के लोगों ने देव दीपावली के अवसर पर साथ साथ ये साबित कर दिया कि देव दीपावली के दिन स्वर्ग के देवता भी काशी में पधार करके उन्होंने काशी को एक नई पहचान देने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज यही तो हम लोग एक नई दिशा में प्रदेश को लेके जा रहे हैं। कितना बड़ा कार्य हुआ है। हर एक क्षेत्र में यह देश 1947 में आजाद हुआ था। 1947 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर सरकारें क्या कर रही थी? आखिर गरीबों को मकान तब क्यों नहीं मिल रहे थे? गरीबों के लिए शौचालय तब क्यों नहीं मिल पा रहे थे? गरीबों को बिजली के कनेक्शन और रसोई गैस के कनेक्शन तब क्यों नहीं मिल पा रहे थे? गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं मिल रहा था? किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा था और किसान सम्मान निधि किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही थी? क्योंकि उनके एजेंडे में किसान नहीं था, उनके एजेंडे में गांव नहीं था, उनके एजेंडे में गरीब नहीं था, नौजवान नहीं था, महिलाएं नहीं थी। उनके एजेंडे में तो जाति थी, परिवार था, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही उनके एजेंडे का हिस्सा था। वे भारत को मजबूत नहीं मजबूर बनाना चाहते थे और मोदी जी ने भारत को मजबूत भारत बनाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ये आत्मनिर्भर भारत भी इसी मजबूत और शक्तिशाली भारत का एक आधार है और इसीलिए तो आपने कोरोना कालखंड में देखा दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें लटक गई, पूरी तरह पस्त हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ा और मजबूती से लड़ाई लड़ने का परिणाम क्या है? सारी चीजें एक साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और यहां के हस्तशिल्पियों और उद्यमियों ने तो कमाल कर दिया। भदोही के देश के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का कुल कालीन एक्सपोर्ट होता है, यानी निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में, और उसमें से अकेले 80% यानी 4,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भदोही के द्वारा होता है। भदोही के उद्यमियों और हस्तशिल्पी भाइयों, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपकी इस हुनर ने भदोही को एक नई पहचान दिलाई है। अकेले भदोही 80% इस निर्यात में योगदान देता है और भदोही के साथ ही अन्य जगह भी इसी प्रकार का आप देखेंगे। लगभग 7,000 करोड़ रुपए का ब्रास के आइटम मुरादाबाद के एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज इत्र बनाने के लिए नई तकनीक एक कन्नौज के अंदर,
फिरोजाबाद अपने ग्लास की आइटम के लिए दुनिया के अंदर फिर से अपनी हुनर का लोहा मनवा रहा है। हार्डवेयर के लिए अगर आप जाएंगे तो अलीगढ़, खुर्जा अपनी पोल्ट्री के लिए, स्पोर्ट्स आइटम के लिए दुनिया के सभी स्पोर्ट्स आइटम कहीं आपको मिल सकते हैं तो मेरठ के अंदर मिल सकते हैं। और अगर आपको टेराकोटा के लिए देखना है तो गोरखपुर के कारीगरों की लोहा को, उनकी कला को सम्मान देने के लिए हर व्यक्ति लालायित होता हुआ दिखाई देता है। काष्ठ कला देखनी है तो सहारनपुर जाइए, क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में। उसको प्रोत्साहन की आवश्यकता थी और प्रोत्साहन ऐसे ही कहीं पे कारपेट एक्सपो मार्ट बनाएंगे, कहीं पे ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनेंगे, कहीं पर कॉमन सर्विस सेंटर बनेंगे और निर्यात प्रोत्साहन के साथ जोड़ करके अपने हस्तशिल्पियों के मुनाफे को कई गुना बढ़ाने का कार्य करेंगे। और यही तो केंद्र और प्रदेश सरकार वर्तमान में कर रही है। भाइयों बहनों, उद्देश्य एक ही है, हर एक चेहरे पर खुशहाली लाना, गांव के लिए भी, गरीब के लिए भी, किसान के लिए भी, नौजवान के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। अपने नए हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन करने के लिए उनकी ट्रेनिंग और फिर उन्हें टोल किट उपलब्ध कराना। टोल किट उपलब्ध कराने के साथ ही आपने देखा होगा कि उन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना से प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उन्हें प्रोत्साहन के लिए सस्ते में लोन देने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी उन्हें इस सुविधा के साथ जोड़ा जा रहा है। हर एक स्तर पर ये कार्य हर चेहरे पर खुशहाली लाने का एक अभियान है। भाइयों बहनों, आज देश बदल चुका है। आज भारत दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान के रूप में दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है। आज दुनिया को इस बात का एहसास हुआ है कि अगर दुनिया को मानवता के कल्याण का मार्ग आगे प्रशस्त करना है तो नेतृत्व केवल भारत दे सकता है, भारत दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उस नेतृत्व के लिए आज दुनिया का एक रोल मॉडल बना है। आज दुनिया के अंदर किसी भी क्षेत्र में आज से 6 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? दुनिया ये मानती थी कि भारत तो एक पिछड़ा देश है और देखते ही देखते 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पूरी तस्वीर को बदल करके दुनिया के सामने रख दिया। आज दुनिया भारत के पीछे जाने के लिए मजबूर हुई है। यह है नया भारत और इस नए भारत के साथ हम सबको जुड़ने की आवश्यकता है। स्वदेशी उत्पाद, स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। यहां की कालीन को और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। स्थानीय उत्पाद जहां कहीं भी लग रहे हैं, आज आपने सुना होगा, हम लोगों ने भी कहा है, अगर कहीं घाट पर पत्थर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी तो पत्थर हम मिर्जापुर से ही लाएंगे, कहीं और जगह से नहीं। कहीं कोई बड़ा स्मारक और बड़ा भवन बनना है, अब हम यहीं के पत्थरों के अंदर उस संभावनाओं को तलाशेंगे। यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहां की संभावनाएं आगे बढ़ेंगी, विकास एक नई ऊंचाइयों तक छूता हुआ दिखाई देगा और साथ साथ स्थानीय उत्पाद को जिस पहचान के लिए वह मोहताज थी, वह पहचान मिलेगी तो दुनिया उसके पीछे आकर्षित होते हुए दिखाई देगी। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आज
वर्ष 2020 का ये अंतिम दिवस है। कल से हम 2021 में प्रवेश करेंगे। 2020 हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी था। 2020 हमें तकनीक से जोड़ने का वर्ष भी था। 2020 हमारे लिए उपलब्धियों का वर्ष भी था। 2020 में हम लोगों ने सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया। तो 2020 में कोरोना के बहाने से ही लोग तकनीक से जुड़े और 2020 में कोरोना को परास्त करते हुए अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का भी शुभारंभ हो जाता है। उत्तर प्रदेश ने दुनिया के सामने साबित किया है कि शांति और सौहार्द कहीं और से नहीं आएगी। हम सब पहल करके इसे स्थापित करेंगे और उत्तर प्रदेश ने शांति और सौहार्द का वो एक नया संदेश पिछली सरकारों को तो दिया ही दिया है, दुनिया को भी दिया है। हम सब अब विकास के लिए आग्रही बनेंगे, झगड़ा फसाद के लिए नहीं बनेंगे। अब एक नई दिशा में विकास के प्रति, इसीलिए तो नए नए कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज को वायु सेवा से जोड़ दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। सोनभद्र में भी हम एक नया एयरपोर्ट बना रहे हैं। चित्रकूट में एयरपोर्ट का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही लगभग 14 स्थानों पर नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। 7 स्थानों पर वायु सेवा के साथ हम लोगों ने एयरपोर्ट को जोड़ दिया है। बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर भी तेजी के साथ कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। ये सभी कार्य जब पूरे होंगे तो एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनेगी। यानी विकास दौड़ते हुए दिखाई देगा प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा। हर जनपद में हर एक स्तर पर उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के अनुरूप से कार्य भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने में हम सफल होंगे। और इसलिए रोजगार की इन संभावनाओं को बढ़ाने के लिए भविष्य के उज्जवल अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मैं आह्वान करूंगा अपने किसान भाइयों का भी। उन्होंने अपनी मेहनत से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने का जो कार्य पहले आपने किया, अब हमारे हस्तशिल्पी करने जा रहे हैं। हमारा यह युवा अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। ये ऊर्जा और प्रतिभा सचमुच हमारी एक स्वयं की उपलब्धि है और इसीलिए तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस बात को तय किया कि सरकारी नौकरी पर अब कोई व्यक्ति बोली नहीं लगा पाएगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी से कोई वंचित नहीं कर पाएगा। पिछले 3-4 साल के दौरान आपने देखा होगा 4.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने में हमने सफलता प्राप्त की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होंगे तब तक प्रदेश के अंदर 4 लाख नौजवानों को हम सरकारी नौकरी पूरी दे चुके होंगे। लाखों नौजवानों को निजी क्षेत्र में हम नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ चुके होंगे। करोड़ों नौजवानों को स्वरोजगार के साथ हम जोड़ चुके होंगे।
31,000 करोड़ रुपए का लोन तो केवल हम लोगों ने एमएसएमई यूनिट को प्रदेश में कोरोना कालखंड के दौरान दिलाया है। आप सोचिए कितने लोगों को इसके साथ रोजगार मिलेगा। और एक कालीन उद्योग तो उसका एक जीता जागता प्रमाण है। कुछ लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता, वे लोग नहीं चाहते कि इस प्रकार की चीजें हों, लेकिन हम आश्वासन देने के लिए आए हैं कि अपने हस्तशिल्पियों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, मातृशक्ति के सम्मान के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और उसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग आपके बीच में यहां पर आया है। निर्यात प्रोत्साहन परिषद भारत सरकार भी आज आपके बीच में है और वे सभी लोग मिलकर के इस कारपेट एक्सपो मार्ट के माध्यम से दुनिया के बाजार को आपके यहां तक, इस भवन तक लेकर के आएगी। यहां के उद्यमी को दुनिया में नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को यहां आकर के आपके हुनर को दुनिया का मार्केट उपलब्ध कराने के लिए यह मार्ट अपनी पूरी भूमिका के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से भदोही के आप सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यहां के हस्तशिल्पियों और उद्यमियों का अभिनंदन करते हुए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग और साथ साथ इस निर्यात प्रोत्साहन के लिए भारत का निर्यात प्रोत्साहन परिषद के अपने अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपकी वाणी, आपके विचार हमेशा विकास के नए द्वार खोलते हैं और उस पर आगे चलने की प्रेरणा, बल और साहस भी देते हैं। और अब मैं अंत में माननीय विधायक माननीय श्री रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें।